तो दोस्तों आज हो गया 6 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की पूरी जानकारी सौंपने को एक बार फिर से कहा है। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। बुधवार को भेजे गए दूसरे पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को याद कराया है कि 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी। अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। पत्र में कहा गया है कि सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी है और इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। पत्र में कहा गया है कि इसलिए बिना समय गंवाए इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि तत्काल पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली, यानी एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। आपको बता दें कोरोना संकट काल और उसकी गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली है, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। इस दौरान मंच पर ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि कुछ देर बाद ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बयानों में तल्खी भी नजर आई है। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ममता बनर्जी के बाद राज्यपाल ने भी चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए राज्यपाल ने उन्हें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नसीहत दे डाली। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। उम्मीद है कि ममता बनर्जी संविधान के हिसाब से चलेगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके पूर्वांचल में जिला पंचायत सदस्य के सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उभरी है। इसी पूर्वांचल में अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और इससे सटे आजमगढ़ मिर्जापुर मंडल के 10 जिलों की 502 सीटों में से सपा के खाते में 25% सीट आई है। आपको बता दें कि 14.94% सीटें लेकर भाजपा दूसरे और 14.54% सीटों के साथ बीएसपी तीसरे स्थान पर रही है। भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान गाजीपुर में हुआ है। यहाँ 64 में से सपा ने 35 सीटें जीत ली है, तो वहीं भाजपा को केवल 7 सीटें ही मिल सकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर और बस्ती मंडल में जिला पंचायत सदस्य की कुल सीटें 350 है। यहाँ भाजपा को 63, समाजवादी पार्टी को 78 सीटें मिली है, जबकि बीएसपी को 33, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय प्रत्याशी को 159 सीटों पर जीत मिली है और अन्य के खाते में 9 सीट गई है। आज की चौथी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से उतरी थी। संगठन से लेकर विधायक, सांसद और मंत्रियों ने चुनाव में ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात 3 जगहों पर रही है। पिछले 4 दशकों के दौरान ये ऐसे प्रतीक है जिन्हें पार्टी के बढ़ते गिराव से जोड़कर देखा जाता रहा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या, काशी और मथुरा की, लेकिन जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इन तीनों जिलों में मात मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी के हार के बाद ट्विटर पर बहस छिड़ी हुई है और कई यूजर्स पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या जिला पंचायत के 40 में से 24 सीटों पर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जीती है, तो वहीं वाराणसी में भी 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थक जीते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जिला पंचायत में भारी हार हुई है। अयोध्या के 40 में से 8, वाराणसी के 40 में से 7 और मथुरा के 33 में से सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। यह शहर बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के केंद्र में है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के 2022 के चुनाव में करारी हार मिलने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि एमआईएम की यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब तक यूपी के अंदर एमआईएम ने 23 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि एमआईएम ने प्रयागराज में 3 सीट जीतने में कामयाब हुई है। तो वहीं जौनपुर में 2, मिर्जापुर में 1, आजमगढ़ में 1, बलिया में 1, मुरादाबाद में 1 और हरदोई में 1 सीट जीत चुकी है। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए।
और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों, इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। रेलवे मंत्रालय को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने कितना दिया पूरे देश में। आप दिल्ली को आप नहीं दे सक रहे और आप बाजा बजा रहे अपना। ये तो कैपिटल है ना देश का, वहीं पर आपकी झूठ तो वहीं साबित हो रही है। नहीं, ये इंसान की जिंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं, और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहां कहीं भी जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है तो हम उसको कंडेम करते हैं। आप आर्मी से डॉक्टर की मांग करें, आर्मी से, ये मेरा मांग है। कंप्लीट सभी मेडिकल कॉलेज की स्थिति बुरी है, वहां मौत के अलावे कुछ नहीं है, जिसको मैंने बहुत नजदीक से देखा। ना सफाई है, ना पानी है, कंप्लीट मौत है, मौत के अलावे कुछ नहीं। अब आरा में क्यों नहीं घुसने दिया? पहले से एसडीओ, सीओ सभी लोग, रात में पोड़ा बना तो एसडीओ ने फोन कर दिया हमारे पीए को, वो सर्किट हाउस आए, यहां नहीं आए। अब पप्पू यादव जी, हम जाते हैं तो हम रेमडेसिविर देते हैं, हम जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की व्यवस्था होती वो करते हैं, हम जाते हैं तो सरकार को जगाते हैं। सरकार के का जो पाप है, इन लोगों का जो कुकर्म है, नेक्सस है, जो सफाई टेंडर लिया है, जो इन लोगों के नेताओं ने ट्रॉली का टेंडर, सफाई का टेंडर और सोर्सिंग का टेंडर, ये नंगा हो रहा है। और सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो लूट रहा है, और कोई काम नहीं। आरा में वहां के डॉक्टर, वहां के सिविल सर्जन और वहां के डीएम कंप्लीट रूप से कोई फोन नहीं उठाता, कोई जाता नहीं है। और रात में भूत बंगला है आरा का सदर अस्पताल। थ्रेट भी किया गया वहां, कोई थ्रेट नहीं, थ्रेट क्या गया मुझे नहीं जाना। तो हमने कहा लॉ को तो मैं ब्रेक करूंगा नहीं। कल आप कहेंगे कि कोरोना के लॉ को तोड़ दिया, तो इससे बेहतर है हमने वहां के लोगों से हम मिले। गिरफ्तारी की धमकी दी गई सर? नहीं, कोई गिरफ्तारी की धमकी नहीं, पूरा का पूरा नक्सस था। यदि ऐसी होती, मुझको लगता है कि सरकार को एक मजबूत और सशक्त विपक्ष को रखना चाहिए। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि अपने बगल में आलोचक को रखिए, और अपने बगल में जो सरकार का काम करता हो उसको साथ दीजिए। मैं जो काम कर रहा हूं, जो सरकार और नीतीश जी को करना चाहिए, वो पप्पू यादव यदि जाकर के जो मंत्री को करना चाहिए। यदि एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की, यदि एक कॉमन मैन बन के पप्पू यादव जाता है, और 2 आदमी के अलावे मैंने एसडीओ को कहा कि मैं 2 आदमी चल रहा हूं आपको, तीसरा आदमी मेरे साथ नहीं होता है वार्ड में, सिर्फ 2 आदमी। और एक एक चीजों को मैं पूछ के सरकार को मैं लिखता हूं। तो आरा के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां के पदाधिकारी को लगा कि हमारी लूट न खुल जाए, हम जो हालात है यहाँ के, जो
पूरी दुनिया न देखे, इसके लिए